हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोशन कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मेंटर्स एरा पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सहायक सिद्ध होंगे उसका एक वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में आपको पूरे 180 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके उत्तर मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यह क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत उपयुक्त होगा। आप सब इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें व याद कर लें। किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो हमें आप अपने कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री का भी एक वीडियो क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हेलो बच्चों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उनके उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम शॉर्ट में ही कोशिश करेंगे कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है डिस्कस हो जाए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन के यहाँ पर हम उत्तर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करना है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है या दिक्कत है। हालांकि हम टाइम के अकॉर्डिंग देख भी लेंगे उसको कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ भी नहीं होता है। तो दरअसल क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, यानी एक दूसरे के नजदीक रखे हो, तब संयोग की जो फोकस दूरी होगी वह क्या हो जाएगी। यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो फोकस दूरी जो हो जाएगी वह हो जाएगी बच्चों, मतलब इसका एक f दिया है, 2f दिया है, f/2 है, 3f है। तो दरअसल इसका जो संयोग की फोकस दूरी हो जाएगी अभिसारी लेंस से f/2 हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है ब्रूस्टर के नियम, यानी ब्रूस्टर के नियम को कौन डिफाइन करेगा। यानी इसमें आपको ऑप्शन में ए में दिया है म्यू इक्वल टू साइन आई पी, बी इक्वल टू, यानी बी ऑप्शन नंबर बी में म्यू इक्वल टू कॉस आई पी, एंड सी में टेन आई पी, एंड डी में आपका म्यू इक्वल टू टेन स्क्वायर आई पी। तो इसका आंसर एक्चुअली में जो होगा वो होगा सी। ठीक है, टेन यानी म्यू इक्वल टू टेन आई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है, यानी किस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे न्यूनतम होगी। तो डायरेक्ट हम, चूंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गामा किरण की जो होती है सबसे कम होती है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से अगर रंग दिया जाए तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो 1.5 वाले में इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि यह किरचॉफ के नियम को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। तो इनमें से किसका मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा, तो दरअसल ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो V² अपॉन R हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो लेंज का नियम किससे संबंध रखता है? तो लेंज का नियम जो है वह आपका ऊर्जा से संबंध रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, कैसे? यानी इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर इसकी सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कि किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है, यानी स्वप्रेरकत्व की माप क्या हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये विद्युतीय जड़त्व भी इसके स्वप्रेरकत्व की माप हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये काफी क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है वह कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसका डायरेक्ट हम उत्तर की पे बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। अब है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एक कूलम्ब आवेश कितने ESV के बराबर होता है? तो एक कूलम्ब आवेश जो होता है 3 × 10⁻9 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि यदि शीशे की एक पट्टी वायु को शीशे की पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता में क्या होगी? इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस मतलब जब यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की पट्टी के बीच खिसकाया जाएगा तो इसकी धारिता में क्या हो जाएगी? यानी इसकी धारिता बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? यानी समतुल्य धारिता जो हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो C/3 हो जाएगा, यानी C/3 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकशीलता का बीमा सूत्र यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म का डायमेंशन क्या हो जाता है? तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ML T इनवर्स टू I इनवर्स 2, यानी इसको हम ML T इनवर्स टू A इनवर्स 2 भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 लोहे का परमाणु यानी आयरन एटम्स जो होता है किस नेचर का होता है, किस प्रकृति का होता है, इसमें किस तरह का गुण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ये जो हो जाता है लौह चुंबकीय होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो SI, अब अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, तो SI पद्धति में चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में चुंबकशीलता का जो होता है SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो SI मात्रक इसका जो हो जाएगा वो हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? हेनरी प्रति मीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करें तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 होता है क्या, या 1 और इन्फिनिटी के बीच होता है? नहीं, तो इसका एक्चुअली में इसका आंसर जो हो जाएगा 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होगा? तो 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा है, आधार धारा है और संग्राहक धारा, इन सब में रिलेशन क्या होता है? तो इसमें रिलेशन जो होता है डायरेक्ट, इसका आंसर एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा IC = IE - IB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है, इसमें बात करें तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या होता है? नहीं, अगर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो इसकी जो प्रतिरोध अर्धचालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बात करें तो एक पिक्चर दिया गया है और इस पिक्चर को पहचान कर बताना है कि भाई ये कौन सा गेट है। तो एक्चुअली में ये जो गेट, ये जो पिक्चर में गेट दिखाया गया है ये दरअसल एंड गेट है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
अब अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड होता है, यानी किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है विखंडन और संलयन दोनों पर आधारित होता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो भाई जो सबसे अधिक तेज चलेगा ना, उसी की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वह गामा किरण की होती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करें तो डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो डायोड का उपयोग जो है वह दिष्टकारी की तरह किया जाता है ना, दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यानी 29, यानी लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है वह hc बाई लैम्डा होगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है? तो फोटोन के संकेत को जो व्यक्त करता है वो h बाई लैम्डा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 जो हो जाएगा, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? तो प्रकाश स्रोत के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो फोटो डायोड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 जो हो जाएगा वो 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बात करें तो समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करें यानी 33, तो समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात कितना होता है? तो तुल्य धारिता का अनुपात जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी n² यानी 1:n² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण और m की दिशा क्या होगी? यानी चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा क्या हो जाती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है किस पर भाई? कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है तो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक आवेशित, यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हुआ है, आवेशित नहीं आवेशित होगा। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कौन हो जाएगा बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है कि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है भाई? तो इसका जो मान होता है वो 1 से हमेशा अधिक होता है। क्या होगा? यानी किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा क्या हो जाएगा? तो 1 से अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसमें फिर से इसका मात्रक हो जाएगा ऊर्जा, इसका मात्रक हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है। अब है अगला प्रश्न 40, आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध कहां प्राप्त हो जाएगा? तो न्यूनतम प्रतिरोध जो हो जाएगा वह समांतर क्रम पर संयोजन में हो जाएगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? नहीं, न्यूनतम प्रतिरोध जो हो जाएगा इसका श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में हो जाएगा, सॉरी। तो 1/3 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 में बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आप निकाल लोगे। ठीक है। अगर नहीं तो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। पहले आप इन दोनों का क्या करोगे? श्रेणी क्रम निकालोगे, फिर इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालोगे और फिर दोनों का समांतर क्रम निकालकर आपको जो आंसर मिल जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी ध्रुव प्रबलता जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है?
तो एम्पियर मीटर होगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। अब फिर से क्वेश्चन है चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकशीलता का बीमा सूत्र दे रखा है, तो चुंबकशीलता का बीमा सूत्र जो हो जाएगा, फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, ML T इनवर्स टू I इनवर्स 2 हो जाएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा? ML T इनवर्स टू I इनवर्स 2 हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न 44। 44 क्वेश्चन नंबर 44 को देखें कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा M/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि तांबा क्या होता है? तो भाई ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। किस प्रकार का मटेरियल होता है? तो प्रति चुंबकीय मटेरियल, यानी इसको मतलब चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सबको पता है कि डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो एक्चुअली में हम लोगों को पता है कि ये जो नियम है किसने दिया था? तो ये फैराडे का नियम है, यानी फैराडे के लॉ के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 हो चुका है। 47 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण यानी I = 0.6 sin 100 पाई t से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी? तो इसकी विद्युत धारा की आवृत्ति जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है, अब है अगला प्रश्न शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में रिलेशन। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? तो इसमें रिलेशन होता है I0 = √2 IRMS होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करें तो एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है वो I = 60 sin 100 पाई t धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वह 60/√2 हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल है, आप इसे आप निकाल लोगे। ठीक है, 51 क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन सा है? तो देखो बाबू, इसमें जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो गामा किरण होगा। गामा किरण ही विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण रखता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को कौन सा डिफाइन नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को नहीं रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा, बढ़ेगा? तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है घटता है, यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण पड़ती है ना, तो वहां पर उसका जो है थोड़ा सा मतलब उसकी गति जो हो जाएगी कम हो जाती है, नहीं तरंग क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 54 मृग मरीचिका का कारण क्या है, यानी मृग मरीचिका जो है किस प्रकार से यानी कि ये बनता क्यों है? तो इसका कारण सिर्फ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है, और ये न्यूमेरिकल आई थिंक हमने देखा था, इसका आंसर फिर से हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी भी रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है कि एक लेंस म्यू = 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 में अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यानी फिर से रिपीट क्वेश्चन है, और यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस संयोग करेंगी तो फिर से ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका जो है F/2 हो जाएगा।
चलो 57 ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आपने देखा था इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए जिस प्रकार से, उस प्रकार से इसको मॉडल सेट के द्वारा तैयार किया गया है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट हो रहे हैं आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, उसे ध्यान रखना है हमें। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन में अगर बात करें तो 58 में कहता है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना, यानी प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना जो है वो क्या कहलाएगा। तो ये पता है ना, ये डिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में, अब क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि प्लांक स्थिरांक की विमा सूत्र। तो प्लांक स्थिरांक की विमा सूत्र क्या होती है बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा ml² T−1 हो जाएगा। ठीक है, प्लांक स्थिरांक का विमा सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बात करें तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको पता है कि ये जो है प्लांक ने किया था। किसने किया था, प्लांक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। यस, किसी परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होता है भाई, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये बना भी इसी से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 61 का आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 62 है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, इसका सही रिलेशन क्या होगा, यानी सही संबंध क्या हो जाएगा। तो इसका सही संबंध जो हो जाएगा E = mc², यानी ये आइंस्टीन के द्वारा जो समीकरण दिया गया था मास यानी इक्विवेलेंट एनर्जी के लिए है। ठीक है, अब है बाइंडिंग नंबर, तो इसे भी आप निकाल लोगे, ये भी न्यूमेरिकल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लोगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि मैंने चाहा है कि आपका जो मतलब जितने क्वेश्चन है उन सब प्रश्न का उत्तर हम आपको दें। ठीक है, डिस्कस नहीं करवाएं, डिस्कस करना होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल आंसर देते चलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 है, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होनी चाहिए, वह क्या है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए। तो इसकी संयोजकता जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, यानी और गेट के लिए बूलियन व्यंजक, अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन है कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक हो जाएगा वह हो जाएगा a + b = y। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 66। ठीक है, तो अगला प्रश्न 66 फिर ये रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक कितना के बीच होता है, तो हमें पता है कि ये 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 67, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कौन सी राशि नियत रहती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी राशि नियत रहती है, तो इसमें जो है आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो नियत रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा का 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, तो इसके लिए शंट का मान क्या होगा, यानी शंट का मान जो होगा वह क्या होगा। तो G/99, G/99 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 69 की ओर, यानी 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, यानी उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है अगला प्रश्न, डायनमो के कार्य सिद्धांत का डायनमो जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो डायनमो दरअसल जो है हमें पता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय पर। ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया जस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह क्या होता है,
तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, नहीं सॉरी, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट इनवर्स नहीं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब है 72 में बात कर लें कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम से में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी वह हो जाएगी C/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है फिर से एक न्यूमेरिकल है, फिर इसे बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 माइक्रो फराडे इसका, सॉरी 5 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या हो जाएगा? तो यदि 100 माइक्रो फराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा? यानी इसको अगर 10 माइक्रो फराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित करने में उस पर जो आवेश का मान होगा वह कितना हो जाएगा? तो इस पर आवेश का मान 5 × 10⁻⁻5 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका सही, सी सही हो जाएगा। ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, यानी व्हिटस्टोन ब्रिज जो है भाई किसे मापता है, क्या चीज को मापता है? तो ये जो है उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 76, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए और बांटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग का जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो क्या है कि इसमें एक्चुअली में ये समांतर क्रम में चला जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/16 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब है यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या हो जाता है? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वेबर होता है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 78, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर पर हो? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 100 एम्पियर। कितना हो जाएगा? सॉरी 1000 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 79, यानी 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर में है इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? यानी इसमें किस पदार्थ का गुण जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है? तो इसमें जो होता है ठोस का होता है अनुचुंबकीय गुण। क्वेश्चन नंबर 80 है 80 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा कहता है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बहुत सीधी सी बात है कि वो कौन सा यंत्र हो जाएगा बाबू? तो ये डायनेमो हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद है 83, यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा? तो शक्ति गुणांक जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? तो शक्ति गुणांक हो जाएगा cos फाई। ठीक है, अब है 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एमीटर का पठन 5 एम्पियर है तो परिपथ में धारा का अधिकतम मान यानी शिखर मान कितना हो जाएगा? तो ये भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, इसका आप उत्तर आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 5/2 एम्पियर। करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है?
तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, यानी एक्चुअली में आपसे पूछा है कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका जो है E इंटू वी के समानांतर के डायरेक्शन में हो जाता है, यानी E इंटू बी। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86। एक्स किरणों के गुण वैसे ही है जैसे, यानी इसमें से कौन एक ऐसा किरण है जिसका गुण जो है एक्स किरण के जैसे मिलता है, तो गामा किरण का ही गुण मिलता है और किसी किरण का नहीं मिलेगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 87। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। अच्छा, इसको पानी में डुबाएंगे तो क्या हो जाता है भाई, कि अगर एक अवतल लेंस को आप पानी में डुबा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है कम अपसारी हो जाएगी, नहीं इसकी अपसारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। और 88 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, यानी एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। देखो काल्पनिक जब भी बनेगा तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 89। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति है वह किसे पुष्टि करता है, यानी किसे डिफाइन करता है, तो इसमें जो है ध्रुवन को डिफाइन करता है, किसे, प्रकाश का ध्रुवन को ये डिफाइन करता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 में है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, तो जल का अपवर्तनांक है, तो जल में इसका प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यानी 64 एंगस्ट्रॉम इसका अगर तरंग दैर्घ्य है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तो देखो बाबू इसकी तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगी वही रहेगी, सॉरी चेंज हो जाएगी, मतलब वही नहीं रहेगी, 48 यानी 4800 एंगस्ट्रॉम इसका जो हो जाएगा। निर्वात में अगर 6400 होगा तो जाहिर सी बात है कि जब जल में जाएगा, नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो अपवर्तनांक उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 90 क्वेश्चन नंबर 91 है, और क्वेश्चन नंबर 91 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापेगा, आवेश को, विभवांतर को, धारा को या ऊर्जा को, तो जाहिर सी बात है किससे मापेगा, ऊर्जा को मापता है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है अगला प्रश्न 92 क्वेश्चन नंबर 92 में बात करें तो कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी कौन सी श्रेणी को दृश्य भाग में रखा गया है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पामर श्रेणी है। ठीक है। जिसे कहाँ रखा गया है, जिसे जो है दृश्य क्षेत्र में होता है ये स्थित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में बात करें तो 93 कहता है 93 क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है, तो इसका जो चाल होता है 1/137 होता है। कितना होता है, 1/137 होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, यानी किसे मूल कण आप नहीं कहेंगे, तो अल्फा कण को आप मूल कण नहीं कह सकते। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 95। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, यानी सूर्य की ऊर्जा का कारण जो है वो क्या है, सूर्य से क्यों ऊर्जा निकलती है भाई, तो वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो हम सबको पता है कि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, जिससे काफी मात्रा में जो है ऊर्जा इमिट होता है, निकलता है। ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो इनका रिलेशन क्या होगा, यस इसका रिलेशन जो हो जाता है बच्चों वो होता है बीटा ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा ग्रेटर देन लेस देन 1, यानी बीटा जो होगा 1 से बड़ा होगा और अल्फा जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। अब है अगला प्रश्न नॉर गेट। यस, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी रेकरिंग, यानी इसके ऊपर एक लकीर पड़ जाएगा इक्वल टू y, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है
क्वेश्चन नंबर 98 यानी प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत, यानी प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो है किसके लिए लागू होता है, यानी किस पर काम करता है। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा। यस, यानी आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला, यहाँ पर कूलम्ब बल लगेगा तो किसके समानुपाती हो जाएगा। तो जैसा जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा आर इनवर्स 2 के समानुपाती, यानी 1/r² हो जाता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है ML/Q/T इनवर्स Q एंड 1 इनवर्स I इनवर्स 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 101। अब क्वेश्चन नंबर 101 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि एकांक यानी इकाई आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x तो डिफाइन डिस्टेंस है नहीं ना कि कहां तक ले जाना है भाई, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। तो विद्युतीय तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 103, सेल का इकाई 1 F मापा जाता है, यानी सेल का इकाई जो है EMF होना चाहिए था। सेल का इकाई EMF, यहाँ पर M का नहीं होगा, EMF मापा जाता है। तो EMF है क्या, तो EMF जो हो जाता है वो दरअसल वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से। यानी क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। यस, तो इसका जो धारा नियम है किससे, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से सीधा सीधा रिलेशन रखता है। इसमें धारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें आवेश का नाश नहीं होता है। ठीक, केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा क्या जाता है। भाई फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा को ही मापते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। यानी उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई बना देगा कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, और ऐसा हमको भी पता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी फैराडे होता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 108। हाँ, 108 का क्वेश्चन कहता है कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। यानी किसी विभव मापी की सुग्राह्यता अगर बढ़ानी हो तो क्या करेंगे भाई, तो इसकी धारा को घटा दीजिए। धारा को घटाएंगे, विभव की सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यही ना होगा जी। अब है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भाई इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0. इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी इतना सेकंड से निकल रहा है तो 0.625 इंटू 10⁻19। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, नहीं ये 1 माइक्रो है ना, 1 माइक्रो एम्पियर धारा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा ए, बी नहीं होगा, बी
करेक्ट नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 0.625 इंटू 10⁻13, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब है 110, क्वेश्चन नंबर 110। देखो भाई फिर ये न्यूमेरिकल है, इसे आप फिर से बनाओगे। ठीक है, और इसके बीच में जो ये जो आर है इसका मिसिंग है, ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो समतुल प्रतिरोध दिया है न्यूमेरिकली, इसको आपको फाइंड करना है, बट मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, आप न्यूमेरिकली फाइंड कर लोगे, या इस पर डिस्कस करने की बात होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 6 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला 111 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की बीमा सूत्र क्या होते हैं? तो चुंबकीय प्रेरण की बीमा सूत्र जो हो जाएगी वह ए हो जाएगा, ये इसका ए नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 112 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन समरूप चाल भी से घूम रही है, तो भाई इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो हो जाएगा हाफ EVR हो जाएगा। और लौह परमाणु क्या होता है? तो लौह चुंबकीय होता है। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि लौह परमाणु क्या होता है, तो ये जो होता है आपका लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक और रिपीट हो गया है कि लेंज का नियम संबंध रखता है किससे भाई? तो ऊर्जा से रखता है। किससे रखता है? ऊर्जा से रखता है। ठीक है, एक बार और फिर से एक क्वेश्चन और रिपीट हो गया है 115 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का समांतर क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, इसका आंसर भी करेक्ट। अब है अगला प्रश्न। ठीक है, यदि किसी 116 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान इप्सिलॉन नॉट हो तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो इसका जो वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं बटे में 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 117, निम्नांकित में किसे महत्तम वेदन, किसमें भेदने की क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदने की क्षमता जो होगी वो कैथोड किरण में होती है। किसमें होती है? कैथोड। एक्स अल्फा और गामा तो होगा नहीं, तो कैथोड किरण ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118 में बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 118 में कहता है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी प्रतिबिंब कैसा आता है? तो इसका अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और सीधा आएगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा आएगा, उल्टा कभी नहीं आएगा। ठीक है, काल्पनिक जब बनेगा तो सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता, यानी पथांतर का मान कितना नहीं हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2n+1 λ/2, ये नहीं हो सकता है। 120 क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 पे बात करें तो 120 कहता है कि व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात हो जाएगा 25:1 का हो जाएगा, 25:1। अब है क्वेश्चन नंबर 121, यानी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ऊर्जा जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 122 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी h/2π इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो हो जाएगा h/2π हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है? तो अल्फा कण है, यानी अल्फा कण भाई किस प्रकार का होता है, कहां से, कहां से निकलता है? तो हीलियम के नाभिक से। देखो भाई
ये अल्फा कण जो होता है हीलियम के नाभिक से निकलते हैं। जब इसका हम रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 124, 124, यानी परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन भाई अवश्य रहेगा? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, अवश्य ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 125, क्वेश्चन नंबर 125। यहां पर ध्यान रखना कि इसका आंसर जो है दोनों होना चाहिए था, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में कहता है कि E बराबर mc² समीकरण कहलाता है, यानी E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाता है? तो ये आइंस्टीन के द्वारा समीकरण दिया गया था, यानी इसका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। काफी फेमस समीकरण रहा है ये। अब है अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखता है। हालांकि सारे क्वेश्चन तो बहुत रूप से संबंध रखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो वास्ट हैं, जो आपके एग्जाम में संभवतः उसके आने की संभावना कम रहेगी, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि बिहार बोर्ड काफी हद तक न्यूमेरिकल आपसे पूछता नहीं है, फिर भी एक बार न्यूमेरिकल के कई सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, आप एक बार देख लोगे उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है बाबू? तो a इंटू बी इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी इसके ऊपर रेकरिंग रखना पड़ेगा, यानी एक लकीर जो है उसके ऊपर रख देंगे तो ये रेकरिंग हो जाएगा, और 1 इंटू बी रेकरिंग इक्वल टू वाई हो जाएगा इसका व्यंजक, ठीक है। मूल गेट कितने होते हैं? तो मूल गेट हमें पता है कि मूल गेट कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। मूल गेट आपका 3 होता है, एंड और नॉट। इसका आंसर तो भाई डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 128, 128। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? हाँ जी, तो टीवी प्रसारण के लिए, जो आप टीवी देखते हो ना, उसके प्रसारण के लिए कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट, मतलब उसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 30 हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा, यानी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 129, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, यानी सूचना संकेत का रूप जो होता है, सूचना किस प्रकार से जाता है? तो दरअसल सूचना जो है एनालॉग सिग्नल के माध्यम से जाता है। किस प्रकार से जाता है? एनालॉग सिग्नल के माध्यम से जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 पे बात करें तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे गए हों, तो भाई यहां पर इनका जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? तो 131 क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाता है? तो इसका मान जो हो जाता है बच्चों वो 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? यानी किस कारण से जो है हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? हाँ, पानी में बुलबुले निकल आते हैं ना भाई, जब आप सर्फ घोल देते हो तो उसमें भी बुलबुले निकल आते हैं, तो वो जब पानी जब उस पर प्रकाश पड़ती है ना तो वो चमकता हुआ नजर आएगा। तो किसके वजह से होता है? तो ये भी आपका जो आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है।